All right, good evening to each and every one of you. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing fantastically well. Yes, I hope I'm live. I hope I'm absolutely live. Yes, क्या मैं live आ चुका हूं? Yes, I'm absolutely live. So good evening to each and every one of you. Mona, Jimins, Krish, Deepak, Tanvi. Hello, Mona, Tanvi. Good evening everyone. चलिए सर, let's get started. राजवीर चौहान, शिवानी, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप ये प्रैक्टिस बैच से आपको काफी फायदा मिल रहा होगा. यस, माहिर, दीपक शर्मा. अच्छा, यो, तन्वी, राजन, दीपक, नरेश, जय श्री कृष्णा, तन्वी, कृष्ण. ऑलराइट, मोक्ष जैन, गुड इवनिंग. मोक्ष कह रहा है गुड इवनिंग सर, मैं आ गया. नाइस यार, नाइस. ये कौन है? पथिक शाह. गगन, हाय निशांत सर, हाय गगन. दीपक, गगन, हैप्पी इवनिंग. ऑलराइट, सो गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो यहां पर सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन का प्रैक्टिस बैच हम लोग यहां पर कर रहे हैं. मैं आपको एक बार शेड्यूल दिखा देता हूं. 25th ऑफ नवंबर से हम लोगों ने इस प्रैक्टिस बैच को स्टार्ट किया था. We're done with capital gains, we're done with PGBP, और आज 29th ऑफ नवंबर को हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्वेश्चंस यहां पर लेकर आ गए हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. PYQs हम लोग यहां पर करेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और अमेजिंग चीज दिखा देता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए की है, और वो ये है कि आप जब एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे, जब आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे, मोर पर क्लिक करोगे, तो यहां पर आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी, यूजफुल लिंक्स. ठीक है, यूजफुल लिंक्स में आप यहां पर नोट्स एंड अदर फ्री मटेरियल पर जब आओगे, तो यहां पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का लिंक यहां पर मिल जाएगा, जिसमें आप लोग एनरोल करके बहुत सारे फ्री मटेरियल का फायदा उठा सकते हो. जैसे स्ट्रैटेजी फॉर जनवरी 26, फिर अमेंडमेंट्स फॉर जनवरी 26. देन इफ यू सी एवरी चैप्टर, कोई भी चैप्टर अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर आपको उसकी रिविजन वीडियो, समरी नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो और क्वेश्चंस की पीडीएफ्स वगैरह यहां पर मिल जाएंगी. तो हर चैप्टर के लिए आपको ये मिलेगा. जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन डिस्कशन वीडियोस में यहाँ पर अपडेट करता जा रहा हूं. तो जैसे अगर आप लोग कैपिटल गेन्स की यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो देखोगे ना, तो द क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो विल बी द लेटेस्ट वन जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट की थी ना 25th ऑफ नवंबर से. सिमिलरली ये पीजीबीपी वाली अगर आप देखोगे क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो, तो ये 27th ऑफ नवंबर को जो हम लोगों ने ली थी, ये वो वाली क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो है. और अभी आज अगर आप लोग ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो देखोगे, तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस सेशन, जो सेशन अभी चल रहा है. सिमिलरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जब आप लोग क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो देखोगे, तो यू विल आल्सो बी रीडायरेक्टेड टू दिस सेशन, क्योंकि इसी वाले सेशन से क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं. फिर ट्यूसडे को हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज का डिस्कशन. ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरीज को लेके कई सारे लोगों ने काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई हैं. सम स्टूडेंट आल्सो टेक्स्टेड मी कि सर जनवरी 26 के आरटीपी में जो सैलरीज का क्वेश्चन आया था, तो पता नहीं क्या ही आया है. तो मैं वो वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा. सो विल बी डिस्कसिंग सो मेनी क्वेश्चंस. फिर इनकम टैक्स का है, फिर यहाँ पर जीएसटी का भी हर चैप्टर का आपको मिल जाएगा. Then you'll also get MCQs, case-based MCQs, revision test papers, mock test papers and suggested answers of the past exam papers. और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए जनवरी 26 वाले अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है. तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना. और यहाँ पर नीचे आओगे तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. इनकम टैक्स की बुक और जीएसटी की बुक्स को भी आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. एंड देन वी हैव द टैक्सेशन कोर्स फॉर May 26. तो अगर आपके कोई भी और दोस्त हो, कजन्स हो, जानने वाले हो, तो आप लोग उनको इस कोर्स के बारे में भी बता सकते हो कि May 26 के लिए टैक्सेशन का जो फ्रेश बैच है वो हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है. तो इसको आप लोग देख सकते हो. राइट नाउ दिस कोर्स इज अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट. ठीक है, तो रोज हमारी क्लासेस चलती हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक. 8 से 9:30 हम लोग इनकम टैक्स करते हैं, एंड देन 9:45 टू 11:15 हम लोग जीएसटी करते हैं. बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एंड इनफैक्ट कल इस वाले बैच में हमारा पहला टेस्ट भी होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब आप लोगों ने, आई डोंट नो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, बट एवरी लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं. तो ये बैच हम लोगों का इसी महीने से स्टार्ट हुआ था. 8th ऑफ नवंबर से ये वाला बैच स्टार्ट हुआ था. एंड टुमारो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट संडे ऑफ दिस मंथ, लास्ट संडे, क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट टेस्ट होने वाला है. इतना एक्साइटेड हूं इस बैच को लेकर. तो टुमारो इज गोइंग टू बी द लास्ट संडे ऑफ दिस मंथ, नवंबर 2025. और इसमें हम लोग इस वाले चैप्टर का, इस वाले बैच में हम लोग अपना पहला टेस्ट पेपर यहाँ पर कंडक्ट करने जा रहे हैं. बहुत मजा आ रहा है. इंटरैक्टिव क्लासेस हो रही हैं. एवरी डे बिफोर वी स्टार्ट द क्लास वी कंडक्ट अ क्विज ऑफ द प्रीवियस क्लास सेशंस. हर क्लास के बाद आपको समरी नोट्स, एमसीक्यूज, ये सारी की सारी चीजें मिल जा रही हैं. तो इट्स गोइंग ऑन अमेजिंगली वेल.
तो अगर आपके कोई भी जानने वाले दोस्त हैं या कुछ भी है तो आप उनको एक बार जरूर बताना कि ये वाले बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स रिज्यूम। एक बार बूम, गिव मी अ बिग बिग बूम इन द चैट बॉक्स एवरीवन। ये हम लोगों का शेड्यूल है फॉर द प्रैक्टिस बैच एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और ऑन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। गिव मी अ बिग बूम इन द चैट बॉक्स और वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। यस, वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर देना अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। काबू, दीपक, पायल, क्रिश, मोक्ष, राजन, राजवीर, मोना, मोक्ष, दिस इज ग्रेट, दिस इज जस्ट अमेजिंग। चलिए सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिसंबर 2021 में ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ट्रस्ट मी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ आपके पास बचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप इतनी अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी ना आपकी। और अभी इंस्टीट्यूट ना ऐसा ही कर रहा है, अभी इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक आइसोलेटेड क्वेश्चन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दे दिया, एक आइसोलेटेड क्वेश्चन पीजीबीपी का दे दिया, दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन दे देता है। तो दिस इज अ क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में ये वाला क्वेश्चन आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है और इसमें पीजीबीपी का भी कंपोनेंट इन्वॉल्वड है और बहुत ही बढ़िया प्यारा कंपोनेंट इन्वॉल्वड है। तो आओ इसको देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखो मिस्टर रवि, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन का ही डिस्कशन हमारा अच्छा खासा लंबा चलेगा, मेरे ख्याल से आधा घंटा चल सकता है या उससे भी ज्यादा चल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें जो मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझानी होगी, ठीक है। तो बट दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, मिस्टर रवि, अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, अ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया owns a let out house property having different flats in Kanpur, which has a municipal value of 27 lakh rupees, standard rent of 29 lakh 80,000 rupees, मार्केट रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज 30 लाख रुपीस, ठीक है। हमें म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट मिल गया, ठीक है। ये तो हो गई म्यूनिसिपल वैल्यू, ये हो गया फेयर रेंट और ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है। एनुअल रेंट वाज 40 लाख रुपीस व्हिच इंक्लूड्स 10 लाख रुपीस पर्टेनिंग टू डिफरेंट अमेनिटीज प्रोवाइडेड इन द बिल्डिंग। 40 लाख रुपए का हम लोगों का एनुअल रेंट है और इस 40 लाख रुपए के रेंट में 10 लाख रुपए हम अमेनिटीज के लिए भी ले रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। हम लोगों ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक कॉम्पोजिट रेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में हम लोगों ने कॉम्पोजिट रेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ अमेनिटीज, फर्नीचर्स, फिक्सचर्स का या कुछ फर्निशिंग का भी, अगर आप फर्निश्ड हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हो तो जो भी आपको रेंट मिलता है, अगर अग्रीमेंट सेपरेबल है, तो जितना भी पैसा आप हाउस प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो उतना पैसा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है, और जितना पैसा आप ये फर्निशिंग वाले पोर्शन के लिए ले रहे हो उतना पैसा या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, ठीक है। या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, राइट। तो अब अगर मैं इसमें से बात करूं तो 40 लाख रुपीस का जो एनुअल रेंट है, जिसमें 10 लाख रुपए अमेनिटीज के लिए लिया हुआ है, उसमें से आप ये मुझे बता दो चैट बॉक्स में कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम कितना कंसिडर करेंगे। हम 30 लाख कंसिडर करेंगे, 10 लाख कंसिडर करेंगे या 40 लाख कंसिडर करेंगे? आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ मुझे। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना कंसिडर करेंगे? पूनम कह रही है सर प्लीज टेल हाउ टू डाउनलोड योर ऐप इन iOS। नहीं, iOS के लिए आप अभी डेवलप हो रही है पूनम, ठीक है। iOS के लिए आप अभी डेवलप हो रही है, अभी के लिए आप विंडोज और एंड्रॉइड यूज कर सकते हो, ठीक है। 30 लाख रुपीस, वेरी गुड। तो अमेनिटीज के लिए जो 10 लाख रुपए उसको हम लोग अलग रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखना, 1 फ्लैट इन द प्रॉपर्टी जिसका एनुअल रेंट 2,40,000 रुपीज है। अब क्या 2,40,000 रुपीज में अमेनिटीज भी इंक्लूडेड होगा? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि इसने पूरे के पूरे फ्लैट का जो एनुअल रेंट है, पूरे हाउस प्रॉपर्टी का जो एनुअल रेंट है वो 40 लाख रुपीस बताए, जिसमें से 10 लाख रुपीस अमेनिटीज के लिए है, ठीक है। तो एक फ्लैट जिसका एनुअल रेंट 2,40,000 रुपीस है, वो 4 महीनों के लिए वेकेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। वो 4 महीनों के लिए वेकेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। वो 4 महीनों के लिए वेकेंट रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ओके, हम एक बात ये मान के चलते हैं कि 40 लाख रुपीस में से अगर 10 लाख रुपीस अमेनिटीज का है, तो मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो भी हमारे पास रेंट है, जो भी हमारा एनुअल रेंट आ रहा है, उसका
3/4 तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का है और 1/4 पीजीबीपी या आईएफओएस का है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि 40 लाख रुपए का अगर है जिसमें से 10 लाख रुपए हमारा अमेनिटीज के लिए, तो 1/4 इज फॉर अमेनिटीज, यानी 1/4 इज आइदर पीजीबीपी और आईएफओएस एंड 3/4 इज फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर ये वाला जो फ्लैट है जिसका एनुअल रेंट 2,40,000 रुपए है, तो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला कंपोनेंट भी ऐसे ही होगा, 3/4 इसका, तो 2,40,000 रुपए का 3/4 पोर्शन, 2,40,000 रुपए का 3/4 पोर्शन हमारा कितना होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला होगा। तो 2,40,000 का 3/4 कितना आता है? ये 1,80,000 रुपए आता है, विच पर्टेन्स टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, एंड 2,40,000 का 1/4, अभी आप लोग बस समझते जाओ। ठीक है, और समझने में डेफिनेटली आपको टाइम तो लगेगा ही। 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज पर्टेन्स टू पीजीबीपी या फिर आईएफओएस। ठीक है, पीजीबीपी पर्टेन्स टू मतलब ये वाली जो चीज है, दिस पर्टेन्स टू पीजीबीपी या फिर आईएफओएस। ठीक, ऑलराइट, आगे देखो, आगे देखो, ये हो गया। दिस रिमेन्स वेकेंट फॉर 4 मंथ्स, दिस रिमेन्स वेकेंट फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, 4 महीनों के लिए ये वेकेंट रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर he has incurred the following expenses in respect of the aforesaid property. Municipal taxes 4 lakh rupees for the financial year 24-25, 10% rebate is obtained for payment before the due date. ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने कितने पे किए? 4 लाख रुपए के इसने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, और उस पर म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने 4 लाख रुपए के पे किए, और उस पर 10% की इसको रिबेट भी मिल गई है। ठीक है, उस पर क्या हुआ है? उसको 10% की इस पर रिबेट भी मिल चुकी है। वेरी नाइस, 10% की रिबेट इसको मिल चुकी है। तो मतलब इसने एक्चुअली कितना पे किया? इसने एक्चुअली 3,60,000 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किया। ठीक है, इसने एक्चुअली 3,60,000 रुपीज के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए। ठीक है, क्योंकि 10% की रिबेट मतलब 4 लाख का 10% यानी 40,000, तो 3,60,000 रुपीज के म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने एक्चुअली पे किए। एरियर्स ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1,40,000 रुपीज, paid during the year of 1,40,000 rupees, which includes interest on arrears 25,000 rupees. ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने वैसे तो 4 लाख रुपीस के थे, लेकिन इसको 10% की रिबेट मिल गई। ठीक है, इसको 10% की रिबेट मिल गई, लेकिन अभी इसको क्या हुआ? इसने एरियर्स ऑफ म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1,40,000, 1,40,000 रुपए के, 1,40,000 रुपए के इसने म्यूनिसिपल टैक्सेस पिछले साल वाले पे किए, which includes interest of arrears of 25,000 रुपए। तो मुझे आप एक बात बताओ, म्यूनिसिपल टैक्सेस का रिडक्शन आपको किस बेसिस पर मिलता है? पेड बेसिस पर मिलता है या ड्यू बेसिस पर मिलता है? पेड बेसिस पर मिलता है। तो इस 1,40,000 रुपए का रिडक्शन प्रीवियस ईयर 23-24 में तो नहीं मिला होगा, तो इस 1,40,000 रुपए का रिडक्शन आपको प्रीवियस ईयर 24-25 में मिलेगा। लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन एरियर्स पर भी डिडक्शन मिल जाएगा? नहीं। तो 140 का मतलब अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूं कि भाई म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का कितना रिडक्शन आपको मिलेगा, तो मैं कह रहा हूं 4 लाख रुपीस के आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस थे, इसमें आपको 10% की रिबेट मिल गई 40,000 रुपए, तो ये आपके आ गए 3,60,000 रुपीस फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए इसने 1,40,000 रुपए पे किए, लेकिन उसमें 25,000 रुपए वो थे, तो 1,40,000 रुपए इसने पे किए, जिसमें 25,000 रुपए इंटरेस्ट था, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो 140 माइनस 25,000 अगर मैं करता हूं, 1,40,000 माइनस 25,000 अगर मैं करता हूं, तो ये आता है 1,15,000 रुपीज। दिस इज फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 जो मैंने पे किया है प्रीवियस ईयर 24-25 में, तो इसका भी रिडक्शन मुझे इसी साल मिलेगा। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का डिडक्शन मुझे कितने रुपए का मिल जाएगा? मुझे 4,75,000 रुपीज का म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का रिडक्शन मिल जाएगा। क्या यहां तक की बात सबको समझ में आ रही है? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का रिडक्शन मुझे मिल जाएगा 4,75,000 रुपीज। वेरी नाइस। Lift maintenance expenses of 2,40,000 rupees, which includes a payment of 30,000 rupees, which was made in cash. ठीक है, तो लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, क्या लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का जो भी आपने खर्चा किया है उसका आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में से कुछ भी डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1/10 अमेनिटीज के लिए था, तो इसका 1/10 आपको पीजीबीपी से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीजीबीपी से आपको जरूर मिल जाएगा, इसका 1/10 वाला। ठीक है, इसका 1/10 वाला आपको पीजीबीपी से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, देखो, सैलरी ऑफ 88,000 रुपीज पेड फॉर स्टाफ फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस। ठीक है, सैलरी आपको मिल जाएगी 88,000 रुपीज पेड फॉर स्टाफ फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस। इसका भी 1/4 जो अमेनिटीज वाला पोर्शन है, इसका भी जो 1/4 जो अमेनिटीज वाला पोर्शन है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, पीजीबीपी में मिल जाएगा।
Compute the total income of Mr. Ravi for assessment year 25-26 assuming that Mr. Ravi has not opted for the provisions under section 115 BSc। मतलब ये न्यू स्कीम में नहीं है, ओल्ड स्कीम में है और हमें इनकी इनकम को कंप्यूट करना है। ठीक है, हमें इनकी इनकम को कंप्यूट करना है। सबसे पहले विल स्टार्ट विद द म्युनिसिपल वैल्यू 27 लाख रुपए। हाउस प्रॉपर्टी में सबसे प्यारी चीज ये लगती है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा हो अगर तो एटलीस्ट ये चीज तो समझ में आ जाएगी। 27 लाख रुपए की म्युनिसिपल टैक्सेस तो डाल ही दो, म्युनिसिपल वैल्यू तो डाल ही दो। ठीक है, 27 लाख रुपए की म्युनिसिपल वैल्यू डाल दी। फेयर रेंट आ गया 30 लाख रुपए, फेयर रेंट आ गया 30 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर में हम लोगों ने यहां पर 30 लाख डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट इज 29,80,000 रुपीज, स्टैंडर्ड रेंट इज 29,80,000 रुपीज। एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा विच एवर इज लोअर, तो दिस इज 29,80,000 रुपीज। अब आओ देखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। ठीक है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल में बड़ी तगड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक फ्लैट हमारा जिसकी वैल्यू थी 2,40,000 रुपए, ये हमारा वीकेंड पड़ा हुआ था। ठीक है, ये हम लोगों का जो फ्लैट है ये हमारा फ्लैट वेकेंट पड़ा हुआ था। राइट, ओके। अब बहुत आराम से आप लोग मेरी बात सुनना। जो हमारा एनुअल रेंट है वो 40 लाख रुपीस है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं पूरा चार्ट बना के आप लोगों को दिखा रहा हूं। हमारा जो एनुअल रेंट है वो 40 लाख रुपीस का है। ठीक है, इस 40 लाख रुपीस में से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला कितना है? हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है? इस 40 लाख रुपीस में से हाउस प्रॉपर्टी का रेंट कितना है और अमेनिटीज का कितना है? हाउस प्रॉपर्टी का है 30 लाख रुपीस और अमेनिटीज का है 10 लाख रुपीस। राइट, हाउस प्रॉपर्टी का है 30 लाख रुपीस और अमेनिटीज का है 10 लाख रुपीस। इसमें से एक फ्लैट है जो कि 4 महीनों के लिए वीकेंड पड़ा हुआ था। मतलब बाकी फ्लैट्स तो पूरे महीनों के लिए लेट आउट थे, बाकी सारे के सारे फ्लैट्स पूरे के पूरे महीनों के लिए लेट आउट थे। ठीक है, बाकी सारे फ्लैट्स पूरे महीनों के लिए लेट आउट थे। ओके, मैं एक काम करता हूं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। बाकी सारे फ्लैट्स, बाकी फ्लैट्स, और यहां पर मैं बोलता हूं वेकेंट फ्लैट। ठीक है, बाकी वेकेंट फ्लैट का जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है, वेकेंट फ्लैट का जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है वो तो 1,80,000 रुपीज है। वेकेंट फ्लैट का जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है वो 1,80,000 रुपए, मतलब उसकी एनुअल वैल्यू 1,80,000 रुपीज है। ये हम लोगों ने निकाला, देखो, क्योंकि 3/4 इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 1/4 इज पीजीबीपीआर आईएफओएस यानी अमेनिटीज वाला। राइट, तो अगर 2,40,000 रुपए की इसकी एनुअल रेंट है, एनुअल रेंट इसका 2,40,000 रुपए का है, तो 2,40,000 रुपए का 3/4 यानी हाउस प्रॉपर्टी वाला एनुअल रेंट विल बी 1,80,000 रुपीज एंड अमेनिटीज का एनुअल रेंट विल बी 60,000 रुपीज। यस, हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल रेंट वुड हैव बीन 1,80,000 रुपीज। तो मैं यहां पर क्या ऐसा कह सकता हूं कि जो वेकेंट फ्लैट है उसकी एनुअल वैल्यू है 1,80,000 रुपीज और जो बाकी फ्लैट्स हैं उनकी एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 लाख रुपीज माइनस 1,80,000 रुपीज। बिल्कुल ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरा वेकेंट फ्लैट है उसकी एनुअल वैल्यू कैसे आई? उसकी एनुअल वैल्यू आ गई 1,80,000 रुपीज फॉर नॉट फॉर द अमेनिटीज, फॉर द हाउस प्रॉपर्टी पोर्शन। एंड ये जो 30 लाख रुपीज है, 30 लाख रुपीज में से अगर मैं 180 माइनस कर देता हूं तो ये आ जाता है 28,20,000 रुपीज। तो ये आ जाता है 28,20,000 रुपीज, ये बाकी फ्लैट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये तो मुझे पूरा मिला। ये मैं क्या कह रहा हूं, ये मुझे पूरा मिला क्योंकि पूरे साल के लिए ये बाकी सारे फ्लैट्स लेट आउट थे। ठीक है, लेकिन ये जो है ये 4 महीनों के लिए वेकेंट था, ये 4 महीनों के लिए वेकेंट था। अगर ये 4 महीनों के लिए वेकेंट था मतलब 8 महीनों के लिए भरा हुआ था, तो मैं ये कह सकता हूं 1,80,000 का 8/12 मुझे मिला एंड 1,80,000 का 4/12 मुझे नहीं मिला। ये कितना आता है? 1,80,000 रुपीज का 8/12, 1,80,000 रुपीज का 8/12, ये कितना आता है? 1,20,000। ये तो मुझे मिला, ये मुझे मिला, ये मुझे मिला, ये मुझे मिला एंड दिस 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 रुपीज इंटू 4/12, 1,80,000 रुपीज इंटू 4/12, ये कितना आ रहा है? 60,000 रुपीज।
60,000 रुपीज, ये मेरा वेकेंसी रेंट है। ये मेरा क्या है? ये मेरा वेकेंसी रेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट मेरा कितना हुआ? एक्चुअल रेंट मेरा ये हुआ प्लस ये हुआ और ये हुआ मेरा वेकेंसी रेंट। यस, माय एक्चुअल रेंट इज दिस प्लस दिस एंड वेकेंसी रेंट इज दिस। वेकेंसी रेंट इज दिस। आओ इसको यहां पर लिखते हैं। What is the expected rent? Expected rent is 29,80,000. Expected rent is 29,80,000. Actual rent जो ऑक्यूपाइड फ्लैट्स हैं और जो वेकेंट फ्लैट है, ध्यान से देखना। ऑक्यूपाइड फ्लैट में मैंने क्या किया? 40 लाख रुपीज माइनस 10 लाख रुपीज मैंने अमेनिटीज के लिए निकाला। ठीक है, और इसमें से मैंने माइनस क्या किया? और इसमें से मैंने माइनस किया ये वाला पोर्शन। 40 लाख में से पहले तो मैंने 10 लाख रुपीज अमेनिटीज के लिए निकाला और इसमें से मैंने माइनस किया ये 180। ये 180 कहां से आया था? ये 180 आया था 240 का 3/4। देखो यही मैंने लिखा है, 240 का 3/4। 240 का 3/4 मैंने निकाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अनऑक्यूपाइड फ्लैट था इसको मैं बाद में देखूंगा। अब इसमें वेकेंट फ्लैट के लिए मैंने कहा कि एक्चुअल में मुझे मिला कितना? 240 का जो 3/4 है यानी 180, उसका भी मुझे कितना मिला? मुझे 4/12 नहीं मिला। ठीक है, मुझे 4/12 नहीं मिला, तो मुझे मिला कितना? मुझे 8/12 मिला। मुझे 8/12 मिला। मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता था, 240 इंटू 3/4 इंटू 8/12। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, ऑलराइट, आपको समझ में तो आई गया। ऑक्यूपाइड फ्लैट्स में, ऑक्यूपाइड फ्लैट्स का मेरा कितना आया? ऑक्यूपाइड फ्लैट्स में जो मुझे रेंट मिला वो मुझे मिला है 28,20,000 रुपीज। ठीक है, ऑक्यूपाइड फ्लैट्स में जो मुझे रेंट मिला है वो मुझे मिला है 28,20,000 रुपीज। ठीक है, और वेकेंट फ्लैट में जो मुझे रेंट मिला है, वेकेंट फ्लैट में जो मुझे रेंट मिला है वो मिला है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, वेकेंट फ्लैट में जो मुझे रेंट मिला है वो मिला है 1,20,000 रुपीज। ठीक है, 1,20,000 रुपीज। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 29,40,000 रुपीज। ठीक है, ये आया 29,40,000 rupees. This is the actual rent that I have received. Now, what is the vacancy rent? The vacancy rent is this into 4/12. ठीक है, तो वेकेंसी रेंट हम लोगों ने यहां पर निकाला। वेकेंसी रेंट आया मेरा 60,000 रुपीज। ये मैंने किया 60,000 रुपीज। वेकेंसी रेंट मेरा आ गया 60,000 रुपीज। तो 2940 इज द एक्चुअल रेंट, 60,000 रुपीज इज द वेकेंसी रेंट। तो एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट ये कितना आया? ये हो गया 30 लाख रुपीज। ये हो गया 30 लाख रुपीज। अब आप मुझे बताओ, क्या मेरा एक्चुअल प्लस वेकेंसी एक्सपेक्टेड से ज्यादा है? यस। क्या मेरा एक्चुअल प्लस वेकेंसी, क्या मेरा एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है? हाँ। तो क्या मेरे मन में कोई चोरी है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर मेरे मन में कोई चोरी नहीं है तो लॉ क्या कहता है? भाई जितना मिला उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो। तो मुझे मिला कितना है? 29,40,000 रुपीज। तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगी? मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 29,40,000 रुपीज। ठीक है, मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 29,40,000 रुपीज। तो यहां पर एक्चुअल रेंट मुझे मिला कितना? 29,40,000 रुपीज। तो मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 29,40,000 रुपीज। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का मुझे कितना डिडक्शन मिलेगा? 4,75,000 रुपीज का। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का मुझे डिडक्शन मिलेगा 4,75,000 रुपीज का। तो 29,40,000 रुपीज में से मैं माइनस करूंगा 4,75,000 रुपीज। 4,75,000 रुपीज, 24,65,000 रुपीज। नेट एनुअल वैल्यू बाई 24,65,000 रुपीज ये निकल कर आती है। अब इसमें हम लोग 24 के रिडक्शंस लेंगे, सेक्शन 24 के रिडक्शंस लेंगे। तो सबसे पहले इसका 30% कितना आता है? 739,500। ये आता है 739,500 और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास कुछ है नहीं, तो 739,500 ये सेक्शन 24 के रिडक्शंस आ जाते हैं। और उसके बाद अब ये आएगा मेरा 24,65,000 माइनस दिस 17,25,500 रुपीज। 17,25,500 रुपीज। ये क्या आया? ये मेरी आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक बार जोरदार बूम हो जाए, एक बार जोरदार बूम हो जाए। यस, सत्यम, वाजपेयी, मोना, एक बार जोरदार बूम हो जाए। बहुत ही तगड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। आई कैन स्टिल सी अ लॉट ऑफ यू हैव नॉट लाइक्ड द वीडियो। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही प्यारा तगड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं बचता भाई। ये बहुत ही तगड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, ये बहुत तगड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, अब मेरी बात और ध्यान से सुनना। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो हो गया। अब हम पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। ठीक है, अब हम पीजीबीपी और अदर सोर्सेज में आते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये अमेनिटीज जो हैं वो 10 लाख रुपए की हैं, ठीक है, ये अमेनिटीज जो हैं वो 10 लाख रुपए की हैं, ठीक है। क्या मुझे पूरा का पूरा 10 लाख रुपए मिल गया होगा? नहीं, मुझे पूरा का पूरा 10 लाख रुपए नहीं मिला होगा। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि भाई ये वाला जो फ्लैट है 2,40,000 वाला, ये 4 महीने के लिए वेकेंट था ना, ये 4 महीने के लिए वेकेंट था, तो इसकी अमेनिटीज का 60,000 रुपया क्या मुझे पूरा मिल गया होगा या सिर्फ 8 महीने का मिला होगा? आओ, जैसे हम लोगों ने ये बनाया ना, जैसे हम लोगों ने इसका बनाया और उसके बाद 30 लाख रुपए का हम लोगों ने ये सब किया, उसी तरह से हम लोग अभी 10 लाख रुपए की अमेनिटीज का भी बनाते हैं। लेट्स सी, 10 लाख रुपए की हमारी अमेनिटीज है। हम लोगों ने कैसे बनाया? हमने यहां पर बनाया था बाकी फ्लैट्स और वेकेंट फ्लैट, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की जो हमारी अमेनिटीज हैं उस पे हम लोग यहां पर आते हैं, हम लोग कहते हैं बाकी फ्लैट्स और वेकेंट फ्लैट, ठीक है, बाकी फ्लैट्स और वेकेंट फ्लैट, ठीक है। वेकेंट फ्लैट में अमेनिटीज वाला पोर्शन था कितना? वेकेंट फ्लैट का अमेनिटीज वाला पोर्शन एट्रीब्यूटेबल था 60,000 रुपीज का, 60,000 रुपीज का। तो मैंने कहा ये 60,000 रुपीज है, ठीक है। और बाकी फ्लैट्स का कितना हो जाएगा? 10 लाख माइनस 60,000 यानी 9,40,000, ठीक है, यानी 9,40,000। यस, तो ये आ जाएगा 9,40,000। ये तो मुझे पूरा मिला, ये तो मुझे पूरा मिला। लेकिन जो फ्लैट वेकेंट रहा उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसको हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक 60,000 रुपीज का, एक 60,000 रुपीज का 8/12 पोर्शन जो मुझे मिला है, और एक 60,000 रुपीज का 4/12 जो मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो 60,000 का 8/12 कितना आता है? 60,000 का 8/12 ये आता है 40,000, ये तो मुझे मिला है। और 60,000 का 4/12 ये 20,000 ये मुझे नहीं मिला है। 60,000 का ये 20,000 ये वाला पोर्शन मुझे नहीं मिला है। मुझे अमेनिटीज के लिए मिला कितना? इतना मिला और इतना मिला, मतलब 940 प्लस 40 मुझे 9,80,000 रुपीज मिला, मुझे 9,80,000 रुपीज मिला, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं भाई 10 लाख रुपए रेंट फॉर अमेनिटीज था, वेकेंसी की वजह से मुझे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है, वेकेंसी की वजह से मुझे 20,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो रेंट फॉर अमेनिटीज वाज 10 लाख रुपीज, रेंट फॉर अमेनिटीज वाज 10 लाख रुपीज, एंड वेकेंसी की वजह से मुझे 20,000 रुपीज का नुकसान हुआ, वेकेंसी की वजह से मुझे 20,000 रुपीज का नुकसान हुआ। जब मुझे 20,000 रुपीज का नुकसान हुआ तो मेरा एक्चुअल कितना आया? एक्चुअल आ गया मेरे पास 9,80,000 रुपीज, ठीक है, 9,80,000 रुपीज, ठीक है। अब हम लोग बाकी चीजें देखते हैं, अब हम लोग बाकी चीजें देखते हैं। देखो क्या क्या हुआ। ऑलराइट, दिस इज डन, 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 ये वाला पैराग्राफ हो चुका है। म्यूनिसिपल टैक्सेस वाली बात भी हमारी पूरी की पूरी हो चुकी है। अब देखो, lift maintenance expenses of 2,40,000 rupees which includes a payment of 30,000 rupees which was made in cash। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है मैंने जब इनिशियली क्वेश्चन को समझाया हो तो मैंने कुछ और बोल दिया हो गलती से, ठीक है, फ्लो में, लेकिन अभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। लिफ्ट की मेंटेनेंस का एक्सपेंस अगर आपसे लिया जा रहा है तो क्या इसमें कोई भी हाउस प्रॉपर्टी वाला पोर्शन होगा क्या, या ये पूरा ही अमेनिटीज के लिए लिया जा रहा है? लिफ्ट की मेंटेनेंस का एक्सपेंस, लिफ्ट इज एन अमेनिटी, राइट, लिफ्ट इज एन अमेनिटी। तो लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये वाले एक्सपेंसेस क्या आपके हाउस प्रॉपर्टी के लिए एक्सपेंसेस हैं या ये अमेनिटीज को कमाने के लिए एक्सपेंसेस हैं? भाई आप किसी फ्लैट में जाते हो, आपको लिफ्ट मिलती है, वहां पर लिफ्ट इज एन अमेनिटी, लिफ्ट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी। और अगर कोई सोसाइटी आपसे लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस ले रही है तो इज दैट सोसाइटी चार्जिंग यू फॉर हाउस प्रॉपर्टी और इज दैट सोसाइटी चार्जिंग यू फॉर द अमेनिटी? तो दैट सोसाइटी इज चार्जिंग यू फॉर द अमेनिटी। तो ये जो लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, क्या इसमें भी हम लोग 3/4 और 1/4 करेंगे? नो, दिस एंटायर एक्सपेंस इज एट्रीब्यूटेबल टू पीजीबीपी और आईएफओएस, ठीक है। इसमें हम लोग 3/4 और 1/4 क्यों नहीं करेंगे? आई होप आपको समझ में आ रही है बात। बिकॉज लिफ्ट मेंटेनेंस, बिकॉज लिफ्ट इज एन अमेनिटी, लिफ्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, लिफ्ट इज एन अमेनिटी। तो ये जो लिफ्ट है 2,40,000 रुपए, ये पूरा का पूरा जो खर्चा है ये पीजीबीपी का है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें से 30,000 रुपए तो हमने कैश में दिया, ठीक है, 30,000 रुपए हमने कैश में दिया, उसका रिडक्शन हमें नहीं मिलेगा। तो 2,40,000 रुपए में से 30,000 रुपए का रिडक्शन हम लोग माइनस करेंगे, 2,10,000 रुपए का रिडक्शन हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा।
ठीक है, 2,10,000 रुपए का लिफ्ट मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो सैलरी ऑफ 88,000 रुपीज पेड ऑफ स्टाफ फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस। ये जो स्टाफ है क्या ये सिर्फ अमेनिटीज के लिए रखा गया है? नहीं, ये जो स्टाफ है ये हाउस रेंट कलेक्ट करने के लिए भी रखा गया है और ये अमेनिटीज कलेक्ट करने के लिए भी रखा गया है। तो जो स्टाफ है इसका हम 3/4 और 1/4 करेंगे। ठीक है, ये जो स्टाफ है इसका हम 3/4 और 1/4 करेंगे बिकॉज दिस स्टाफ हैज बीन केप्ट टू कलेक्ट द हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस। ठीक है, तो ये जो स्टाफ की सैलरी है 88,000 रुपीज की, this salary of 88,000 rupees, इसका 3/4 will be attributable to house property and 1/4 will be attributable to PGBP और IFOS। तो इसका हमें PGBP और IFOS में से सिर्फ 1/4 का ही डिडक्शन मिलेगा। सर तो फिर इसका हाउस प्रॉपर्टी में से तो कोई डिडक्शन मिला ही नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में आपको ये मिलता है ना 30% ऑफ एनएवी। हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो ये 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शन आपको मिलता है ना, इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलता आपको। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का रिडक्शन मिलता है 30% ऑफ एनएवी और इंटरेस्ट ऑन लोन का आपको रिडक्शन मिलता है, इसके अलावा तो कोई और डिडक्शन आपको मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो आपके स्टाफ है ये स्टाफ आपने रखा है फॉर कलेक्टिंग हाउस रेंट एंड अदर चार्जेस, तो इसलिए जो स्टाफ की सैलरी है इसको हम लोग 3/4 और 1/4 में बाइफिकेट करेंगे एंड 1/4 पोर्शन दैट विल बी एट्रीब्यूटेबल टू पीजीबीपी और आईएफओएस, उसका रिडक्शन हम लोगों को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 88,000 डिवाइडेड बाय 88,000 इंटू 1/4, इसका रिडक्शन आपको मिलेगा 88,000 बाई 4, दिस इज 22,000। तो 22,000 रुपीज का रिडक्शन आपको यहां पर मिला। ठीक है, तो 2,32,000 रुपीज का आपको टोटल डिडक्शन मिला। 2,32,000 रुपीज का आपको टोटल डिडक्शन मिल गया एंड दैट्स इट। 9,80,000 रुपीज माइनस 2,32,000 रुपीज, 7,48,000 रुपीज इज योर पीजीबीपी और आईएफओएस। 7,48,000 रुपीज इज योर पीजीबीपी और आईएफओएस। ठीक है, 7,48,000 रुपीज इज योर पीजीबीपी और आईएफओएस। और आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई थी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाज 17,25,500 रुपीज प्लस 17,25,500 एंड दिस इज योर टोटल इनकम 24,73,500। दिस इज योर टोटल इनकम। ठीक है, दिस इज योर टोटल इनकम। ये था आप लोगों का तगड़ा वाला क्वेश्चन और मैंने कहा ही था कि इसमें अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा हम लोगों को लग सकता है और हमें इसमें आधा घंटा लगा है। यस सत्यम, 30% डिडक्टेड, सो नो डिडक्शन इज अलाउड। एक बार फटाफट से आप लोग बूम कर दो और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। आई कैन सी स्टिल अ लॉट ऑफ यू आर हियर, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। अमेजिंग क्वेश्चन, राइट? मस्त था ना ये वाला क्वेश्चन? यस, मतलब अब आप सोचो आपको दिमाग किस किस तरह से लगाना है। ठीक है, लाइक कर दिया, वेरी गुड। आपको दिमाग कैसे कैसे लगाना है, ठीक है? कितना पोर्शन हाउस प्रॉपर्टी का, कितना पीजीबीपी का, कौन सा वाला खर्चा सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कौन सा वाला खर्चा सिर्फ अमेनिटीज के लिए, और ये सारे के सारे मतलब बाकी जितने भी खर्चे अमेनिटीज को कमाने के लिए हैं उन सब का रिडक्शन आपको अमेनिटीज में से मिलेगा, चाहे वो आईएफओएस में से निकालो आप, चाहे वो पीजीबीपी में से निकालो। ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मतलब ये पीजीबीपी आई, और यहां पर देखो ना पीजीबीपी और आईएफओएस ऑब्लिक करके खुद लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, क्योंकि वी डोंट नो कि इसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। ठीक है, तो ये कंपोजिट ट्रेंड से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें पीजीबीपी का भी कंपोनेंट इन्वॉल्व है। डन, ऑलराइट। बाकी हम लोग जब ट्यूसडे को वो सैलरीज वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो सैलरीज वाले क्वेश्चन में भी आप लोग देखोगे कि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पर सैलरीज और हाउस प्रॉपर्टी मिलाकर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, काफी मजेदार क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं। तो चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक करोगे अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एंड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया दिसंबर 2021 का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नवंबर 2018 का 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। देखो, मिसेस दिशा खन्ना, अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, owns a house property at Bhiwani in Haryana. The municipal value of the property is 7,50,000 rupees. Fair rent of the property is 630. Standard rent is 720 per annum. बहुत ही अच्छी बात है। Property was let out for a rent of 75,000 rupees per month for the period April 24 to December 24. तो property 9 महीनों के लिए let out थी। Thereafter the tenant vacated the property and Mrs. Disha Khanna used the house for self occupation. क्या यहाँ पर vacancy है? यहाँ पर vacancy बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मिसेस दिशा खन्ना ने इस हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर लिया। अगर मकान वीकेंट पड़ा रहता तो इसको हम लोग वैकेंसी मानते, लेकिन इस वाले केस में कोई वैकेंसी नहीं है।
ठीक है, रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2024 कुड नॉट बी रियलाइज्ड फ्रॉम द टेनेंट। ठीक है, the tenant was bona fide, the tenancy was bona fide, but the defaulting tenant was in occupation of another property of the SSC paying rent regularly. तो क्या unrealized rent का यहां पर डिडक्शन मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इन्होंने 9 महीने के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, उसके बाद इन्होंने सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब दिस इज अ केस ऑफ पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज। और पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी को एक दिन के लिए भी लेट आउट किया तो पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट माना जाएगा। ठीक है, इन्होंने 9 महीनों के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट किया, 2 महीने का रेंट अभी ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, मतलब 7 मंथ्स का रेंट इनको मिला है और 2 मंथ्स का रेंट अभी रिसीवेबल है और अनरियलाइज्ड रेंट कुछ भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टेनेंसी वाज बोनाफाइड, लेकिन जो डिफॉल्टिंग टेनेंट था वो मिसेस दिशा खन्ना की ही कोई दूसरी प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ था। She paid municipal taxes at 12% during the year and paid interest of 35,000 rupees during the year for amount borrowed towards repairs of the house property। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। You are required to compute her income from house property for assessment year 25-26। बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लेट्स सी, म्यूनिसिपल वैल्यू 7,50,000 रुपीज, 7,50,000 रुपीज। फिर फेयर रेंट 6,30,000 रुपीज, whichever is higher, 7,50,000 rupees। फिर स्टैंडर्ड रेंट 720, एक्सपेक्टेड रेंट whichever is lower, 7,20,000 rupees। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल, तो 75,000 रुपीज। इसको इसके लिए नोट बना देते हैं, 75,000 इंटू 7, ये रिसीव हुआ रेंट, 75,000 इंटू 7, 5,25,000 रुपीज। ठीक है, और उसके बाद ये रेंट रिसीवेबल 75,000 इंटू 2, 1,50,000 रुपीज। तो ये आ जाएगा आपका 6,75,000। अनरियलाइज रेंट का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 6,75,000 रुपीज विल बी योर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल। ये ना 675, यस। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी हायर, 7,20,000 रुपीज। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड 12%, तो 12% ऑफ 7,50,000 रुपीज, कितना? 90,000। तो नेट एनुअल वैल्यू कितनी आई? 720 माइनस दिस, 6,30,000 रुपीज। 6,30,000 का 30%, 1,89,000 रुपीज देखते हैं ये। ठीक है, तो 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, दिस इज 1,89,000 रुपीज। और इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ था ना 35,000 रुपए का, and paid interest on interest of 35,000 rupees during the year for amount borrowed towards repairs of the house property। तो 35,000 रुपीज ये हो गया, एंड दैट्स इट। 6,30,000 माइनस 1,89,000 माइनस 35,000, ये आ गया आपका 4,06,000। ठीक है, ये क्या आ गया आपका? ये आ गया 4,06,000 रुपीज। ठीक है, 4,06,000 रुपीज। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात थी ही नहीं। राजन, सत्यम, क्रिश, है ना, बहुत ही सिंपल है। मोना, मोक्ष, तन्वी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट स्टिल, जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने नवंबर 2017 5 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो, मिस्टर आदित्य, a resident but not ordinarily resident in India during assessment year 25-26। ठीक है, RNOR है। He owns 2 houses, one in Dubai and the other in Mumbai। House in Dubai is let out there at a rent of 20,000 dirhams per month। 1 dirham is equal to 18 rupees। Entire rent is received in India। ठीक है, तो दुबई वाली प्रॉपर्टी का भी रेंट अगर इंडिया में आपको मिल रहा है तो इवन इफ ही इज एन RNOR, फिर भी वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, he paid property tax of 2,500 dirhams and sewerage tax of 1,500 dirhams there for the financial year 24-25। The house in Mumbai self-occupied। He had taken a loan of 25 lakh rupees to construct the house on 1st June 2020 at 12%। Construction was completed on 31st May 2023 and he occupied the house on 1st June 2023। Entire loan is outstanding as on 31st March 25। Property tax in respect of the second house is 2,400 rupees for the financial year 24-25।
Compute the income chargeable under head income from house property in the hands of Mr. Aditya for assessment year 25-26, assuming he has opted out of the default tax regime under the provisions of 100. ठीक है, तो सिंपल है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक दुबई वाली प्रॉपर्टी है, एक इंडिया वाली प्रॉपर्टी है. दुबई वाली प्रॉपर्टी भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि वो उसका पूरा का पूरा रेंट जो है वो इंडिया में मिल रहा है. और क्योंकि ओल्ड स्कीम है तो ओल्ड स्कीम में आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसका भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा. बस हाँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले लोन का थोड़ा बहुत देखना होगा, बाकी एकदम सिंपल है. ठीक है, तो अच्छा, दुबई वाली प्रॉपर्टी की म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो जो भी एनुअल रेंट इनको मिला है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लिया जाएगा. तो 20,000 दिरहम्स इंटू 12 इंटू 18 रुपीज. तो 20,000 दिरहम्स इंटू 12 मंथ्स इंटू 18 रुपीज पर दिरहम. $20,000 इंटू 12 इंटू 18 कितना हुआ? 43,20,000 रुपीज. ठीक है, तो ये तो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई. अब इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस करेंगे, तो जो जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं 2,500 प्रॉपर्टी टैक्स और 1,500 सीवरेज टैक्स, तो इसको हम लोग यहां पर माइनस करेंगे. तो वी हैव 2,500 प्लस 1,500 इंटू 18 कितना आया? 72,000. 72,000 रुपीज के हमारी म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड. तो व्हाट विल बी द नेट एनुअल वैल्यू? 43,20,000 rupees minus 72,000. This is 42,48. ठीक है, 42,48,000. इसका 30% ये आ जाता है 12,74,400 रुपीज. तो 12,74,400 रुपीज. इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास नील आ जाएगा, तो 12,74,400 एम प्लस 42,48 माइनस एमआरसी, ये आ गया 29,73,600. 29,73,600. ठीक है, 29,73,600 ये हमारी इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आ गया. अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसमें नेट एनुअल वैल्यू तो नील आ जाएगी. अब 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू हमारे पास नील आ जाएगा. अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बात करते हैं. He had taken a loan of 25 lakh rupees to construct the house on 1st June 2020 at 12%. The construction was completed on 31st May 2023. कंस्ट्रक्शन कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? 23-24 में. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब तक का माना जाएगा? टिल 31st ऑफ मार्च 2022. यानी 2020-21 में इन्होंने लोन लिया, तो 20-21 और 21-22 ये 2 साल हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले इंटरेस्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये 2 साल हमारे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले इंटरेस्ट हो जाएंगे. सॉरी, 23-24 में कंप्लीट हुआ ना, तो 31 मार्च 2023 तक माना जाएगा. तो 22-23 भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट माना जाएगा. ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 31 मई 2023, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में कंप्लीट हुआ है. 31 मार्च 2023 तक का प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला पोर्शन माना जाएगा. ठीक है, तो 2020-21 में इन्होंने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा? 25 लाख पर 12% फॉर अप्रैल, और में हटा दो 10 महीने का. 25 लाख पर 12% 10 महीनों का कितना आया? 2.5 लाख रुपए. ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए इनका ये आया यहां पर. तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट ये आ गया 2,50,000 रुपीज. ठीक है, 2,50,000 रुपीज. फिर 21-22 में पूरा रहा 25 लाख रुपए का 12%. 21-22 में पूरा 3 लाख रुपए, और 22-23 में भी पूरा 3 लाख रुपए. 22-23 में भी पूरा 3 लाख रुपए. ठीक है, तो 2,50,000 रुपीज प्लस 6 लाख रुपीज, ये आ गया 8,50,000 रुपीज. ये आ गया आपका 8,50,000 रुपीज. अब इसको 5 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, तो एवरी ईयर 1,70,000 रुपीज विल बी अलाउड. तो 1,70,000 रुपीज विल बी अलाउड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 23-24. तो 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28 हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर है? 24-25. तो 24-25 में भी 1,70,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा. 1,70,000 रुपीज का इंटरेस्ट का रिडक्शन यहां पर मिलेगा. एंड जो 24-25 में पे किया 12% ऑफ 25 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ये भी मिल जाएगा. ठीक है, तो 3 लाख रुपए ये भी हो गया. तो दिस कम्स आउट टू बी 4,70,000 रुपीज. 4,70,000 रुपीज, बट दिस विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज. ठीक है, दिस विल हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख रुपीज. तो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा. ये हो गया. एंड नाउ 29,73,600 माइनस 2 लाख, तो ये हो गया 27,73,600.
ठीक है, ये क्या हो गया 2773,600, 2773,600, ठीक है, 27,73,600 ये हमारी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है। क्या ये बात अब सबको समझ में आ गई है? बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, बोलो निश्चैन 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 निश्चैन, बोलो निश्चैन निश्चैन निश्चैन, ठीक है। और सो इट्स बिन 45 मिनट्स, हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के भी क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के से रिलेटेड जो भी एक तगड़ा वाला क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर फ्री वाले कोर्स में मिल जाएगी। जितने लोगों को नहीं पता है, जितने लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग आओगे, तो यहां पर आप लोगों को यूजफुल लिंक्स के अंदर नोट्स एंड अदर फ्री मटेरियल वाला लिंक दिखाई देगा। ये एक फ्री कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो, आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद आपको हर चैप्टर से रिलेटेड रिविजन सीरीज, समरी नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो और क्वेश्चंस की पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप लोग इसको जरूर देखना एंड इन सारी चीजों से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां पर आपको हर चैप्टर का मिल जाएगा, इनकम टैक्स का भी, जीएसटी का भी, एंड देन यू विल आल्सो गेट MCQs, case-based MCQs, revision test papers, mock test papers, suggested answers and everything, which is all relevant for your January 2026 attempt. ठीक है, इनमें से कोई भी वीडियो May 26 वाले अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो ये सारे January 26 के लिए स्पेसिफिकली एक फ्री कोर्स बनाया हुआ है, तो इसको एक बार प्लीज आप लोग ज्वाइन करना एंड बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन चीजों का बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, चलो लेट्स रिज्यूम द डिस्कशन, और अब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हम लोगों के सामने, आओ इसको देखते हैं। मिस्टर रवि रिसीव्ड एन एडवांस ऑफ 2 लाख रुपीज ऑन 10th May 2024, ठीक है, फ्रॉम अ क्लोजली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इन्वेस्टेड। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से इसको 2 लाख रुपए का लोन मिला, इन विच ही होल्ड्स 22% शेयर होल्डिंग। बहुत बढ़िया, 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो 222E की बू मुझे आ रही है डीम डिविडेंड की। The company had an accumulated profit of 1 lakh rupees at the time of giving the advance. Compute the amount of income to be included in the hands of Mr. Ravi for assessment year 25-26 and also state the head under which it is to be included. ठीक है, 2 लाख रुपए का इसको लोन मिला, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इसके हाथ में डीम डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इसके हाथ में डीम डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो 1 लाख रुपए है, ठीक है, वो इसके हाथ में डीम डिविडेंड 222E में डीम डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 लाख रुपीज अमाउंट टैक्सेबल इज वो 1 लाख रुपीज जो है वो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो इसके हाथ में 222E में डीम डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट अंडर द प्रॉपर हेड ऑफ इनकम फ्रॉम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑफ मिस्टर एल who is a resident and 56 years old. The reasons should also form part of your answer. Okay, thank you. We will make sure that the reasons will form part of our answer. Obviously reason तो देंगे ही ना, बिना reason के तुम नंबर कहां दोगे हमें। Make sure the marks also form part of your assessment, कि जब तुम हमारी कॉपी चेक करो तो तुम्हें मार्क्स भी कायदे से दो। ठीक है, dividend of 50,000 rupees received in April 2024. The dividend was declared by the company LMN Limited at its annual general meeting held in October 2023. क्या ये dividend income from other sources में taxable होगा? Absolutely, ये income जो है ये taxable नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं taxable होगा? क्योंकि ये dividend जो है, ये dividend कब डिक्लेयर हुआ? ये डिक्लेयर हुआ था अक्टूबर 2023 में। ठीक है, ये जो डिविडेंड है ये डिक्लेयर हुआ था अक्टूबर 2023 में। तो अक्टूबर 2023 में डिक्लेयर हुआ था, तो अज्यूम किया जाएगा कि अक्टूबर 2023 यानी प्रीवियस ईयर 23-24 में ही टैक्सेबल हो चुका होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर 23-24 में ही ये टैक्सेबल हो चुका होगा। एक ऑल्टरनेट व्यू हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई जो डिविडेंड का अमाउंट है वो डिक्लेरेशन के टाइम पर तो नहीं पता चलता। डिविडेंड का जो अमाउंट है वो तो सिर्फ डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ही तो पता चलेगा, और अगर डिविडेंड का अमाउंट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर ही पता चलेगा तो फिर इसकी टैक्सेबिलिटी प्रीवियस ईयर 24-25 में होनी चाहिए। ठीक है, तो दो ऑल्टरनेट व्यूज हैं। आईसीएआई ने भी अपने सजेस्टेड आंसर्स में दोनों व्यूज को दिया हुआ है, लेकिन आईसीएआई ने जो अपना मेन सॉल्यूशन दिया है ना, मेन सॉल्यूशन में ये वाली चीज दी हुई है कि क्योंकि डिविडेंड हमारा अक्टूबर 2023 में ही डिक्लेयर हो गया था, तो इसकी टैक्सेबिलिटी प्रीवियस ईयर 23-24 में आएगी।
कैसे? देखो डिस्ट्रीब्यूशन भी कब हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्रैल 2024 में हो रहा है, ठीक है। तो अप्रैल 2024 में तो एनीवे पता चल गया होगा ना कि कितना अमाउंट है डिविडेंड का। तो 23-24 के अकाउंट्स को जब आपने फाइनलाइज किया होगा, जब उसका रिटर्न फाइल किया होगा, तो रिटर्न फाइल करने से पहले पहले ही हमें पता चल गया कि भाई डिविडेंड कितना है, तो हम 23-24 की ही इनकम में उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने मेन सॉल्यूशन में डिविडेंड इनकम को इस साल प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्सेबल नहीं बनाया है, लेकिन पूरे कंप्यूटेशन के नीचे एक नोट दे दिया है कि यह भी पॉसिबल है कि भाई 24-25 में डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन वाला अमाउंट हमें पता चला, तो इसको चलो 24-25 की इनकम मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या रेकमेंड करूंगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन या इस टाइप का ट्रीटमेंट रिपीट होता है, तो आप वही वाला ट्रीटमेंट फॉलो करो जो इंस्टीट्यूट ने अपने मेन सॉल्यूशन में दिया है, और नोट में आप वही चीज लिखो जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। मतलब आप 24-25 में उसको मत मानो कि वो टैक्सेबल होगा, और नोट में आप लिख दो कि देखो ऑल्टरनेटिवली हम मान सकते थे कि 24-25 में भी टैक्सेबल हो सकता था, ठीक है। तो अभी यहां पर हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, और देखो यहां पर नोट में इन्होंने लिखा हुआ है कि since the exact amount of dividend to be taxable can be determined only at the time of payment or distribution of dividend, alternate view is possible to tax such dividend on receipt basis. Consequently, the amount of dividend received in April 2024 would be chargeable to tax in the current year assessment year, current assessment year 25-26. Accordingly, the total income of Mr. L for assessment year 25-26 will be 2,85,000 रुपए। वो 2,85,000, क्योंकि जब इन सबको हम लोग टोटल करेंगे तो इसमें से कुछ कम आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एडवांस forfeited amounting to 1,00,000 क्या बोल रहा हूं मैं अभी, amount forfeited amounting to 1 lakh rupees on 1st May 2024 as the negotiation for transfer of capital asset did not result in the transfer of capital asset। तो आपने एडवांस मनी को फोरफिट किया। एडवांस मनी को आपने फोरफिट कब किया? 1 अप्रैल 2014 से पहले फोरफिट किया, 1 अप्रैल 2014 के बाद फोरफिट किया, 1 अप्रैल 2014 के बाद फोरफिट किया। तो 1 अप्रैल 2014 के बाद अगर आप कोई भी एडवांस मनी फोरफिट करते हो तो वो 56(2)(9) के अंदर टैक्सेबल हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर इन विच द एडवांस मनी वाज फोरफिटेड, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2024 को 1 लाख रुपए फोरफिट किया, तो 1 लाख रुपए यहां पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख रुपए यहां पर आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कैश गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ सन 51,000 रुपीज। बेटे की शादी पर खुद को गिफ्ट मिला है, ठीक है, नॉन रिलेटिव से मिल रहा था, लगा के टैक्सेबल होगा। वर्ड देखा मैरिज, लगा के टैक्सेबल नहीं होगा। फिर देखा बेटे की शादी पर बाप को गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, बेटे की शादी पर बेटे को गिफ्ट दो ना, बेटे के हाथ में टैक्सेबल भी नहीं होगा। पर अगर बेटे की शादी में बाप को गिफ्ट मिल रहा है तो वो डेफिनेटली टैक्सेबल हो जाएगा। तो 51,000 रुपीज का टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, 51,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। During the financial year 24-25, he received 99,000 rupees as pension from employer of deceased wife, ठीक है। तो अब ये जो पेंशन है, ये जो पेंशन है, कितने की पेंशन मिली है? 99,000 रुपीज की पेंशन मिली है, ठीक है। और ये इसको फैमिली पेंशन मिली है, ठीक है, क्योंकि वाइफ के एम्प्लॉयर से मिली है, राइट। तो दिस इज पेंशन। नॉर्मली पेंशन अगर मान लो किसी को मिलती है तो फिर वो इनकम फ्रॉम सैलरीज हेड में टैक्सेबल होती है, लेकिन अगर स्पाउस के डेथ के बाद आपको पेंशन मिल रही है तो वो फैमिली पेंशन होती है, और वो जो फैमिली पेंशन होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, ठीक है। और अगर आप ओल्ड स्कीम में हो, इस वाले क्वेश्चन में ओल्ड स्कीम में है ना, ये इस वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ओल्ड स्कीम है, ये न्यू स्कीम है। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मैं मतलब यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, नवंबर 2023 का क्वेश्चन है, तो ओल्ड स्कीम वाला ही है, ओल्ड स्कीम वाला क्वेश्चन है। तो ओल्ड स्कीम वाले क्वेश्चन में आपको डिडक्शन मिलता है, कितना आपको डिडक्शन मिलता है? 1/3 ऑफ सच इनकम या फिर 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, ठीक है, 1/3 ऑफ द इनकम या फिर 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर। तो अभी यहां पर आप देखो 99,000 रुपीज का 1/3 कितना आएगा? 3 3 9 33,000 रुपीज या फिर 15,000 रुपीज विच एवर इज लोअर, उसका आपको रिडक्शन मिल जाएगा। तो 99,000 रुपीज में से 15,000 रुपीज हम लोग माइनस करेंगे, 99,000 में से 15,000 रुपीज हम लोग माइनस करेंगे, और बचा हुआ पोर्शन आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 99,000 माइनस 15,000 ये हम लोग करेंगे, और 84,000 रुपीज हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। 84,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल। तो देखो 1 लाख रुपीज प्लस 51,000 प्लस 84,000 कितना आया? 2,35,000 रुपीज आया, 2,35,000 रुपीज ये आ गया, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर नोट में लिखा हुआ था कि अगर आपने इस 50,000 के डिविडेंड को मान लिया कि इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा, तो 235 में 50,000 ऐड हो जाएगा, तो 2,85,000 रुपीज विल बी योर टैक्सेबल इनकम, ठीक है। 2,85,000 रुपीज विल बी योर टैक्सेबल इनकम।
आई होप यहां तक की बात आप सबको समझ में आ रही है. गिव मी अ बिग बूम इन द चैट बॉक्स. गिव मी अ बिग बूम इन द चैट बॉक्स. ठीक है, और वीडियो को आप लोग फटाफट से लाइक कर दो. डिडक्शन तो याद भी नहीं था, कोई बात नहीं सत्यम भाई, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की. ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे डिडक्शंस होते हैं जो याद नहीं रहते हैं, और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही ये प्रोविजंस आपको याद रहते हैं, ये प्रोविजंस याद आते हैं. यही छोटी छोटी गलतियां कि आप लोग ना करो कि भाई देख लो, अगर पेंशन है तो फैमिली पेंशन तो नहीं है, तो फैमिली पेंशन है तो उस पर कितने का डिडक्शन अलाउड है, ओल्ड स्कीम में कितने का है, न्यू स्कीम में कितने का है, ये सारी चीजें. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नवंबर 2022 में 6 नंबर का आया था. लेट्स सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 नवंबर 2022 में 6 नंबर का आया था. लेट्स सी. Examine whether the following are chargeable to tax and the amount liable to tax. Interest on enhanced compensation 3 lakh rupees received on 31st March 2025 from government of Tamil Nadu towards urban land acquired by it. Interest on enhanced compensation. अब enhanced compensation पर अगर मुझे interest मिलता है, या interest मुझे अगर enhanced compensation पर मिले या initial compensation पर मिले, interest अगर मुझे मिलता है तो वो income from other sources में taxable होता है और 50% का मुझे deduction भी allowed होता है. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन मिला 3 लाख रुपए का, रिसीव्ड ऑन 31st March 2025 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टुवर्ड्स अर्बन लैंड एक्वायर्ड बाय इट. 40% ऑफ एनहांस्ड कॉम्पनसेशन इंटरेस्ट पर्टेन्स टू द प्रीवियस ईयर 23-24. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कॉम्पनसेशन जिस साल मिलता है उसी साल टैक्सेबल हो जाता है. तो 3 लाख रुपए इसी साल टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन इस पर 50% का डिडक्शन भी मिलेगा, तो 1,50,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा. ठीक है, 1,50,000 रुपीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमारा टैक्सेबल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. Narayanan transfers 1,000 shares of BS Limited to AB Private Limited on 1st June 2024 for a consideration of 2 lakh rupees when the fair market value of the same on the transaction date was 3 lakh rupees. Just allow me 1 minute, please. All right, let's resume the discussion. ठीक है, आओ देखो. नारायणन ट्रांसफर्ड 1,000 शेयर्स ऑफ BS लिमिटेड टू AB प्राइवेट लिमिटेड. BS लिमिटेड के 1,000 शेयर्स इसने ट्रांसफर किए on 1st June 2024 for a consideration of 2 lakh rupees. 2 लाख रुपए में ट्रांसफर किए when the fair market value of the same on the transaction date was 3 lakh rupees. Indexed cost of acquisition of the shares for Narayanan was 2,75,000 rupees. The transfer was effected off the market on which securities transaction tax was not paid. BS Limited is a closely held unlisted company. तो जब आप अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचते हो तो व्हाट इज कंसिडर्ड एज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब नारायणन ने ट्रांसफर किए. ठीक है, तो जब आप अनलिस्टेड शेयर्स को फेयर मार्केट वैल्यू से कम पर बेचते हो तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते समय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मानी जाती है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाती है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर. ठीक है, तो अब इसने 2 लाख रुपए में बेचे बट द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 3 लाख रुपए. द फेयर मार्केट वैल्यू वाज 3 लाख रुपए. ठीक है, अच्छा, अब फेयर मार्केट वैल्यू अगर 3 लाख रुपए तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या मानेंगे? हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानेंगे नारायणन के हाथ में. इन द हैंड्स ऑफ नारायणन में बात कर रहा हूं. ठीक है, अभी मैं इन द हैंड्स ऑफ नारायणन बात कर रहा हूं. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 3 लाख रुपए. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 3 लाख रुपए. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज 2,75,000 रुपीज. ठीक है, तो 25,000 रुपीज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएंगे. ठीक है, 25,000 रुपीज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहां पर आ जाएंगे. राइट, 25,000 रुपीज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहां पर आ जाएंगे. अब इसने किसको ट्रांसफर किया? इसने AB प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया. तो AB प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया? AB प्राइवेट लिमिटेड को शेयर्स मिल गए सस्ते में, डिस्काउंट पर मिल गए.
अब हमें देखना होगा कि अगर आपको शेयर्स सस्ते में मिल जाते हैं, अगर आपको कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें एसएस-जेडीपी साउब आते हैं, यानी शेयर्स, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड बुलियन, अगर आपको एसएस-जेडीपी साउब वाली चीजें, अगर आपको एसएस-जेडीपी साउब वाली चीजें सस्ते में मिल जाती हैं, तो जितना भी आपको डिस्काउंट है वही आपका गिफ्ट वाला पोर्शन हो जाता है। और अगर उसकी एग्रीगेट वैल्यू इन अ ईयर एक्सीड्स 50,000 रुपीज, देन द एंटायर अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एबी प्राइवेट लिमिटेड को ये शेयर्स कितने में मिले? एबी प्राइवेट लिमिटेड को ये शेयर्स मिल गए 2 लाख रुपए में, ठीक है, और इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 3 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के डिस्काउंट पर मिल गए। क्या ये 1 लाख रुपए, क्या ये 1 लाख रुपए 50,000 रुपीज से ज्यादा है? डेफिनेटली। तो 1 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 1 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द हैंड्स ऑफ एबी प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? आ रही है जी, आ रही है, ठीक है, बिल्कुल आ रही है। बूम, ठीक है, 1 लाख रुपीज विल बी टैक्सेबल। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। नाउ द थर्ड पार्ट, Mr. A received 5 lakh rupees on 1st March 2025 from Shri Pushpaka Charitable Trust for meeting his medical expenses. The trust is registered under Section 12AB of the Income Tax Act. तो 5 लाख रुपए मिले, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट से मिले। तो चैरिटेबल ट्रस्ट से अगर आपको मिलता है तो फिर आपका कोई भी टैक्सेबिलिटी यहां पर नहीं आती है, ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि ये सब एग्जेम्पशन वो हो जाता ना कि मैरिज से मिला, रिलेटिव से मिला, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला, विल में मिला, ट्रस्ट से मिला, वगैरह वगैरह। तो ट्रस्ट से अगर आपको पैसा मिल जाता है तो फिर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। तो द सम ऑफ 5 लाख रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम श्री पुष्पका चैरिटेबल ट्रस्ट विदाउट कंसिडरेशन फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए सिंस द सेम इज रिसीव्ड फ्रॉम अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है? भाई आ तो रही है, सभी को समझ में आ रही है, ठीक है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, ठीक है। पूकी सर क्या बात, क्या ही बात, एकदम मतलब शर्मा ही जाएंगे हम, एकदम शर्मा ही जाएंगे हम, क्या बताएं, सब पूकी उकी ना बोला करो यार तुम लोग, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। मई 2022 का क्वेश्चन है, 8 नंबर का, ठीक है, मई 2022 का क्वेश्चन है, 8 नंबर का। आओ इसको देखते हैं। मिस्टर ललित, अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, मैं बता रहा हूं ये शेयर्स और सिक्योरिटीज का डीलर है, स्टॉक इन ट्रेड मिल रहा है इसको, ठीक है। इसको अगर शेयर्स और सिक्योरिटीज मिलेंगे तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्टॉक इन ट्रेड वाला ही डीलर है, ठीक है। Has entered into the following transactions during the previous year 24-25, बताइए भैया। Received a motor car of 5 lakh rupees as gift from his friend Sunil on the occasion of his marriage anniversary। भाई साहब ऐसे सुनील जैसे दोस्त हमें भी दिलवा दो भगवान, हमें टैक्स भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सुनील जैसे दोस्त तो दिलवा दो। सुनील जैसे दोस्त अगर हमारे पास भी हो जाए कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। सुनील जैसे दोस्त अगर हमारे पास भी हो जाएंगे, हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे 5-5 लाख रुपए की गाड़ी दे दी, बताओ, हमें तो गिफ्ट भी नहीं देते, उल्टा उल्टा हमसे ट्रीट मांगते हैं कि भाई मैरिज एनिवर्सरी है, कहां ट्रीट दे रहे हैं। हम कहते हैं भाई बीवी को देंगे, तुझे थोड़ी देंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं भाई, बीवी को तो जो तू देगा अलग ट्रीट, वो ट्रीट सही है, लेकिन तुझे हमें भी ट्रीट तो देनी पड़ेगी। हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है, चलो तुम भी ट्रीट ले लो, ठीक है। तो इसलिए खैर कार जो है, अब कार जो है वो तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आती, क्योंकि प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आती हैं? एसएस-जेडीपी साउब, शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन। तो ये जो कार है वो तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में ही नहीं आती, तो चाहे 5 लाख की मिले चाहे 5 करोड़ की मिले तो ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगी। ऑलराइट, नेक्स्ट, कैश गिफ्ट ऑफ 21,000 रुपीज ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड्स। भाई साहब क्या दोस्त है इसके, 21 हजार रुपए के 4 दोस्तों ने, यानी 84,000 रुपीज गिफ्ट दिया मैरिज एनिवर्सरी पे, या पता नहीं मैरिज एनिवर्सरी पे दिया या नहीं दिया, नहीं ये मैरिज एनिवर्सरी पे नहीं दिया, ये ऐसे ही उठाकर दे दिया, तो ये 84,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल। सत्यम कह रहा है सर वर्चुअल डिजिटल एसेट भूल गए, राइट, ठीक है, तो ये हो गया 84,000 रुपीज, दिस इज 84,000 रुपीज। उसके बाद देखो, लैंड एट जयपुर ऑन 1 जुलाई 2024 एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड काबरा। जमीनों मिल गई बे, जमीन भी मिल गई इसको। The stamp duty value of the land is 6 lakh rupees as on the date. The land was acquired by Mr. Kabra in the previous year 2001-2 for 2 lakh rupees. ठीक है, तो ये जो 6 लाख की इनको जमीन मिली है, तो ये 6 लाख की जो जमीन है ये भी एब्सोल्युटली यस टैक्सेबल हो जाएगी। ये जो 6 लाख की जमीन है ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी ऑफ द लैंड, 6 लाख रुपए की जो जमीन है ये भी यहां पर हमारे पास टैक्सेबल हो जाएगी। आगे देखो,
Mr. Lalit purchased from his friend Mr. Abhishek, who is also a dealer in shares, 1,000 shares of ABC Limited at 400 rupees each on 19th June 2024, and the fair market value of which was 600 rupees on each on that date. तो अपने दोस्त से इसने सस्ते में शेयर्स खरीद लिए, तो ये 200 रुपए इंटू 1000 शेयर्स, 200 रुपए इंटू 1000 शेयर्स कितना आता है? 20,000, 2 लाख, 2 लाख रुपए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सोर्सेज. यस, 2 लाख रुपए, ये जो शेयर्स खरीदे 2 लाख रुपए सस्ते में, ये जो 2 लाख रुपए सस्ते में इन्होंने अपने दोस्त से शेयर्स खरीदे, दिस 2 lakh rupees will be taxable under the head income from other sources. Yes, everyone. Yes, taxable. राजन, ठीक है. यस, मोना, क्रिश, टैक्सेबल. सत्यम चिल्ला रहा है नो. वही तो मुझे भी चिल्लाना था, नो. अरे भाई, यही तो बात हो रही थी कि ललित जो है वो डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है. ठीक है, यही तो हमारी बात हुई थी कि ललित जो है वो डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है. मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में आगे चलकर ये शेयर्स खरीदेगा अपने दोस्त से, सस्ते में खरीदेगा, लेकिन ये इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा, और स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा तो टैक्सेबल नहीं होगा. बहुत तेरी. यस, राजन वर्मा, यही तो बात है. दे क्रिश कह रहे हैं दे भाई, तू क्या वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा बता. क्रिश मेरे भाई. मोना कह रही ओ हाँ. एक काबू, क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग जीएसटी क्यों घुसाए जा रहे हो? समबडी इज टॉकिंग अबाउट वर्चुअल डिजिटल एसेट. काबू कह रही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यहां पर कहां से जीएसटी घुसा रहे हो तुम लोग? कितना जीएसटी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? तुम लोगों का दिमाग जीएसटी ने कितना ज्यादा खराब कर दिया है कि तुम लोग इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और ये सारी चीजें कर रहे हो. चिप्स मांग रहे हैं सब. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया तो एक पैकेट चिप्स भी ले ही लेते हैं, है ना. चिप्स मांग रहा है. काबू कह रही है अरे बस टर्म्स यूज किए हैं. ठीक है, लेकिन वो सारे टर्म्स इनकम टैक्स के पेपर में नहीं लिखना. ठीक है, मानसी, निष्ठन सर, हाँ जी. ठीक है, वो सारे जो टर्म्स है ना जीएसटी वाले, इनकम टैक्स के पेपर में नहीं लिखने वो सारे टर्म्स. ठीक है, चलो ये हो गया. तो ये जो शेयर्स इसने सस्ते में खरीदे, ये जो शेयर्स इसने सस्ते में खरीदे, ये टैक्सेबल नहीं होंगे. ठीक. ऑलराइट. Further, on 1st November 24, Mr. Lalit took possession of his residential house booked by him 2 years back at 20 lakh rupees. The stamp duty value of the house property as on 1st November 2024 was 32 lakh rupees and on the date of booking was 24 lakh rupees. Okay. इसने घर खरीदा जो इसने 2 साल पहले 20 लाख रुपए में बुक किया था. अभी उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 32 लाख है, लेकिन डेट ऑफ बुकिंग के टाइम पर इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 24 लाख थी. He had paid 1 lakh rupees by account pay check as down payment on the date of booking. ये काम अच्छा किया तुमने कि बुकिंग के टाइम पर तुमने अकाउंट पे चेक से 1 लाख रुपए दे दिया. अगर बुकिंग के टाइम पे तुमने 1 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से दिया था तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी डेट की कंसिडर करेंगे हम लोग? बुकिंग वाली या रजिस्ट्रेशन वाली? बुकिंग वाली. बुकिंग वाली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 24 लाख रुपए, कंसिडरेशन है 20 लाख रुपए. क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और इसके बीच का जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है. तो ये जो 4 लाख रुपए है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा ना. ये जो 4 लाख रुपए है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल बिल्कुल हो जाएगा. He received a shop building of the fair market value 1,50,000 rupees and cash 50,000 rupees in distribution from ABC Private Limited at the time of liquidation process of the company in proportion to his share capital. Balance in the general reserve of the company attributable to his share capital is 1,25,000 rupees. All right. तो किसी एक कंपनी का लिक्विडेशन हुआ और उस कंपनी से इसको मनी मिला और इसको एसेट्स मिले, और उस समय जो कंपनी का अक्यूमुलेटेड बैलेंस था, जनरल रिजर्व था, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे, वो 1,25,000 रुपीज के थे. तो अगर कंपनी लिक्विडेट होती है और आपको उसमें कंपनी से कुछ एसेट्स वगैरह मिलते हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, आपके हाथ में वो सारी चीजें सेक्शन 222C के अंडर डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल होती हैं. तो यहां पर आपको कितना मिला लिक्विडेशन के टाइम पर? 150 प्लस 50 यानी 2 लाख रुपए मिले, लेकिन 125 ही अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे कंपनी के पास. तो आपके हाथ में 125 ही टैक्सेबल हो जाएंगे. 1,25,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. आगे देखते हैं. On 1st March 2025, on 1st March 2025, he sold the plot of land at Jaipur for 8 lakh rupees. ठीक है, इसने जयपुर वाला प्लॉट जो है वो 8 लाख रुपए में बेच दिया. The value of the cost inflation index is 100 and 363 for the previous year 12 and 24-25 respectively. All right. इसने 1st March 2025 में जयपुर वाला जो प्लॉट है उसको बेच दिया. अब मेरी बात बहुत ध्यान से आपको सुननी पड़ेगी.
बहुत ज्यादा ध्यान से आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब जयपुर वाला प्लॉट इसने 8 लाख रुपए में बेचा, जयपुर वाला प्लॉट इसके दोस्त काबरा से मिला था ना इसको। Land at Jaipur on 1st July 2024 as a gift from its friend Kabra. The stamp duty value of the land is 6 लाख रुपीस। ठीक है, तो 1st जुलाई 2024 को लैंड मिली और 1st मार्च 2024 को प्लॉट बेच दिया, एक्विजिशन और बेच दिया। जब प्लॉट मिला था तो क्या इस प्लॉट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू या इस प्लॉट की जो भी ये जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी, क्या हमने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया था? यस, हमने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल किया था। और अगर हम इस पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स दे चुके हैं, तो जब हम कैपिटल गेन्स में कंप्यूट करेंगे इसकी कॉस्ट, तो इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, यानी इसके दोस्त काबरा की कॉस्ट 2 लाख रुपए, या जो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 6 लाख रुपए, जिस पर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स दे चुका है, 6 लाख रुपए विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा? 2001-2 से लेकर अभी तक का माना जाएगा या 1 जुलाई से लेकर अभी तक का माना जाएगा? तो 1 जुलाई से लेकर अभी तक का माना जाएगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऑलरेडी टैक्स दे चुका है। तो 1 जुलाई 24 में इसको जमीन मिली, इसने 1 मार्च को बेच दी, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हुआ। इंडेक्सेशन का कोई हम लोगों का पंगा ही नहीं लगाना है, लेकिन हाँ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 6 लाख रुपीस एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 8 लाख रुपीस। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी 8 लाख रुपीस, full value of consideration will be 8 lakh rupees and cost of acquisition will be considered to be 6 lakh rupees। 6 लाख रुपीस, तो 2 लाख रुपए के हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएंगे। ठीक है, 2 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हमारे पास आ जाएंगे। राइट, आगे देखते हैं। दैट्स इट। कोई चीज मैं मिस कर रहा हूं क्या? अच्छा, ये भी तो है, मिस्टर ललित सोल्ड दीज शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑन 23 जून 2024। तो जो इसने अपने दोस्त से शेयर्स खरीदे थे, 1000 शेयर्स खरीदे थे ना ऐसे 400 रुपए में, ठीक है, उसको इन्होंने बेच दिया। कितने? ये उसको इन्होंने बेच दिया 23 जुलाई 2024 में, इसको इन्होंने बेच दिया। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया? इसको इन्होंने बेच दिया। तो ये तो इन्होंने शेयर्स को बेच दिया, चलो ठीक है, ये तो अपना पीजीबीपी वाली इनकम आ जाएगी, ये इनकी पीजीबीपी वाली इनकम आ जाएगी। जो कैपिटल गेन्स वाली इनकम है, जो कैपिटल गेन्स वाली इनकम है, वो ये देखो यहां पर भी है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको ही रिसीव्ड अ शॉप बिल्डिंग ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1,50,000 रुपीज एंड कैश 50,000 रुपीज फ्रॉम इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर कैपिटल। ठीक है, तो इनको कितना पैसा मिला? इनको कितना पैसा मिला? इनको 1,50,000 और 50,000 रुपीज, यानी 2 लाख रुपए इनको मिला। ठीक है, 2 लाख रुपए में से 1,25,000 रुपीज हमारा कहां चला गया? हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला गया। लेकिन जो बचा हुआ 75,000 रुपीज है, वो तो कैपिटल गेन्स में आएगा ना, वो कैपिटल गेन्स में आएगा। तो यहां पर हम लोग वो भी लिखेंगे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन्स कितनी आई? यहां पर 1,50,000 रुपीज आई। ठीक है, यहां पर ये आ गया 50,000 रुपए, 1,50,000 रुपीज, और 50,000 रुपए और कैश भी मिला। 50,000 रुपए यहां पर हमारे पास कैश भी मिला, तो 1,50,000 रुपए ये आ गया। 50,000 रुपए का हमारे पास कैश भी आया, 2 लाख रुपए का ये हो गया। ठीक है, 2 लाख रुपए का ये आ गया। डीम डिविडेंड मेरा 1,25,000 रुपीज चला गया, तो 75,000 रुपीज मेरा कैपिटल गेन्स और यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 75,000 रुपीज मेरा कैपिटल गेन्स यहां पर और आ जाएगा। और बाकी ये ऊपर वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसको हम लोग टोटल कर सकते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसको हम लोग यहां पर टोटल कर सकते हैं। तो दिस इज 84,000 प्लस 6 लाख रुपीज प्लस 4 लाख रुपीज प्लस 1,25,000 रुपीज, दिस इज 12,09,000 रुपीज। ठीक है, 12,09,000 रुपीज ये आ गई है हम लोगों की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये हम लोगों की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है। राइट, डन। तो अब मुझे लगता है कि बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के हम लोगों के पास जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो। आप फाइनल में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों पढ़ाओगे? नहीं मोक्ष, अगर मैं फाइनल में पढ़ाऊंगा तो मैं इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, मतलब शुरू तो मैं इनकम टैक्स से कर दूंगा, मे भी बाद में मैं जीएसटी में भी आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इनकम टैक्स के बारे में ही सोच रहा हूं मोक्ष। ठीक है, और अभी देखो उसमें फाइनल भी कब हो पाता है। तो एक और बार मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग यहां पर मोर पर क्लिक करोगे
तो मोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर यूजफुल लिंक्स के अंदर पहला ही लिंक दिखाई देगा, नोट्स एंड अदर फ्री मटेरियल का। इस पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक फ्री कोर्स आ जाएगा। इस फ्री कोर्स में आप लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल यहाँ पर है, यहाँ से आप लोग नोट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अगर रेटिंग्स दे दोगे, रिव्यूज दे दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस ऑन ट्यूसडे। इनकम फ्रॉम सैलरीज के कुछ तगड़े क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो एंड एंजॉय योर संडे।